3 दिन पहले चर्चा में ही भाव के साथ मैंने बोल दिया था, आज उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मार्च महीने में कुछ अब हम लोग प्रबंध करने में लगे हैं, पत्रकारिता की 13वीं का आयोजन करेंगे हम इसी दिल्ली में। पत्रकारिता की 13वीं का, और ऐसा नहीं कि शाब्दिक रूप से, हम बकायदे उसमें जो है चारों धर्मों मतलब सभी धर्मों से, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी नहीं, अडानी और अंबानी को भी भेजेंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ उद्योगपति नहीं है। अंबानी हो या गौतम अडानी हो, वो भी तकलीफ में है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तकलीफ में है। मेरे खिलाफ एक आंध्र के एक छोटे जिले में, तेलंगाना के छोटे जिले में किसी ने केस करवा दिया, ये सोच के कि चक्कर काट काट के परेशान होगा। जब चीफ जस्टिस से कहते हैं कि मैंने भगवान से पूछ के जजमेंट दे दिया, तो कई लोगों का दिल टूटता है। एक तो वो बताने का टाइम वेस्ट ही है कि देश में क्या हो रहा है और हम क्यों हैं। यहाँ जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं वो है इसलिए कि वहाँ बाकी जगह पे बोलने की आज़ादी नहीं है। सवाल अब इसके आगे का है। सवाल है कि लगातार सरकार के तरफ हमारा दमन करने का प्रयास होता रहेगा, उससे फाइट कैसी करनी है, ये सोचने के लिए यदि हम इकट्ठा है तो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ लीगल फ्रेटर्निटी का कि आप लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग सच्चाई सामने रखना चाहते हैं और यदि उनको कल तकलीफ आए तो आप उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। रहा मेरे नामाकरण का, तो मुझे पत्रकार ही रहने दीजिए, क्योंकि अब संवैधानिक पत्रकार असंवैधानिक पत्रकार नहीं होते, पत्रकार पत्रकार ही होते हैं, बाकी सारे दलाल होते हैं। तो जब ये दो क्लियर कट है तो ये दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता करने पे आदमी को सोशल स्टेटस मिल जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। मैं तो सभी मेरे दोस्तों से अपील करता हूं जो मेन स्ट्रीम में भी है कि वो भी पत्रकारिता करें, लेकिन उनकी मजबूरी है। मैं पत्रकारों को गलत बोलने के बजाय कई जगह पे मालिक का प्रेशर होता है। कई ऐसे मेरे पत्रकार मित्र हैं जो चैनलों में काम करते हैं, वो हमको खबरें पास ऑन करते हैं, उनके यहाँ नहीं चल सकती, वो मजबूरियाँ हो सकती है, इसलिए मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। लेकिन कोई पत्रकारिता में किसी के लिए पीले चावल लेके भी नहीं आया था। कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी कि आप पत्रकारिता करो। वी आर ऑल हियर बाय आवर चॉइस, और यदि आप चॉइस से है तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। हर जगह पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। आज मैंने मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, वो भी तकलीफ में है। नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, और उससे ज़्यादा तकलीफ में अमित शाह है, उससे ज़्यादा तकलीफ में ऐसा कौन नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तकलीफ में है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो तकलीफ में नहीं है। तो हम ये ना सोचे कि तकलीफ तो होगी, जब बात करेंगे तो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। अपनी ज़रूरतें कम रखिए, अपनी बात सही करिए। और हमारे यहाँ पे भी ऐसा है कि भेड़ की खाल, मैंने शेर की खाल ओढ़े भेड़िया, हमारे इसमें भी घुसे आए हैं सोशल मीडिया में भी, उनसे भी थोड़ा हमें देखना होगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस बार बार कहती है कि आप सेंसेशनल थंबनेल मत दीजिए, जो अंदर है वही दे दीजिए। मैं कई बार ऐसे थंबनेल भी दे देता हूँ। एक हमारे यहाँ पे भी चला था एक थंबनेल, जिस पे फिर आशीष जी ने उसको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, क्योंकि न्यूज़ लॉन्चर जो है वो उसके फाउंडर आशीष चित्रांशी है, पीछे बैठे हैं। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझे फेस बना के रखा है। लेकिन वो एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट के तहत चलता है, और ट्रस्ट सामाजिक है, वहाँ प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं है, तो सब मिलके चलाते हैं। तो थंबनेल हमारे यहाँ पे भी चला था कि टाइगर के यहाँ ईडी की रेड। अब सब लोग जानते हैं कि मुझे यूट्यूब पे काफ़ी लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने धड़ाधड़ वो एपिसोड देखना शुरू कर दिया कि अशोक वानखेड़े के यहाँ ईडी की रेड कब हुई। तो पता पड़ा कि कोई तो भी बिल्डर था, उसका भी टाइगर नाम था, बिहार में उसके यहाँ रेड हो गई। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ आशीष जी ने, हर थंबनेल अब आशीष जी के थ्रू जाता है। प्रयास करना चाहिए कि लोगों का यदि विश्वास है तो उसको तोड़िए मत। इस देश की जनता के पास और कोई चारा नहीं है। और रही कम्युनिकेशन की बात, तो इस बात को तैयार रहिएगा, कल यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, कल सोशल मीडिया पे भी कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी धंधे वाले लोग हैं। यूट्यूब कोई समाज सेवा में नहीं है, फेसबुक समाज सेवा में नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपति है। जब सरकार उनका टेटुआ दबाएगा तो वो आप पे आएंगे। तो हमें और कोई विधा देखनी होगी, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। समय आएगा ऐसा कि चौराहे पे बैठ के भी खड़ा होना पड़ेगा, जैसे पहले ज़माने में चौराहे पे पेपर बिका करते थे, बोल बोल के कि इसने इस्तीफा दे दिया, इसने इस्तीफा दे दिया, ये विनिगर बिका करते थे, वैसे होना पड़ेगा। या बस स्टेशन पे जाके भरी हुई बसों में भी अपनी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो नई नई विधाओं को आपको भी देखना होगा। अपने साथ लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मलिक साहब, आप लोगों ने इतना सोचा, आप हमारे पीछे खड़े रह जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यदि आप सच्चाई से पत्रकारिता करें और पत्रकारिता ही करें, सच्चाई से क्या है,
पत्रकारिता सच्चाई से ही होती है। यदि आप पत्रकारिता करें तो लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे खिलाफ एक आंध्र के एक छोटे ज़िले में, तेलंगाना के छोटे ज़िले में किसी ने केस करवा दिया, ये सोच के कि ये चक्कर काट काट के परेशान होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा तेलंगाना के उस ज़िले के जब वकीलों को पता पड़ गया कि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, नंबर ढूंढ के, कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, और मेरा केस वो लड़ रहे हैं और मुझे रोज़ ब्रीफ करते बेचारे। तो लोग हैं ऐसे, सच्चाई के साथ देने वाले लोग हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम किसी सिर्फ सरकार के खिलाफ न बोले, बाकी भी चीज़ें होती है समाज में, उसके तरफ भी ध्यान देना होता है। कई बार विपक्ष भी गलती करता है, विपक्ष भी कर रही है। कई विपक्षों की सरकारें हैं, उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि वहाँ बीजेपी अपोज में है। हम तो सत्ता को सवाल पूछेंगे। सवाल ये है, सत्ता में कोई भी रहे, यदि इसी फॉर्मेट के साथ चले आप तो ये होगा। हम तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे भी कड़ी आपत्ति करते हैं, और हमें कई बार ऐसा लगता भी है कि कहीं कंटेम्प्ट ना लगे, लेकिन फिर लगता है कि मलिक साहब जैसे लोग हैं कि खड़े हो जाएंगे। कई बार एक आम आदमी अपेक्षा रखता है कि जज साहब कोई जजमेंट दे। जब चीफ जस्टिस से कहते हैं कि मैंने भगवान से पूछ के जजमेंट दे दिया, तो कई लोगों का दिल टूटता है। यदि भगवान ही जजमेंट करे तो फिर कल पुजारियों को ही चीफ जस्टिस बना दीजिए। ये ऐसे लॉ डिग्री वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें हैं जो हमारे न्यायपालिका को भी देखना होगा। 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका तो तानाशाही रवैये के साथ चल रही है, कार्यपालिका उसके दरबार में मुजरा कर रही है, और एक आशा थी न्यायपालिका की, लेकिन कई बार न्यायपालिका भी आपको हताश करती है। ऐसे में न्यायपालिका पे भी अंकुश रखना होगा, तो फिर मीडिया को सामने आना होगा। हाँ, हो सकती है सज़ा हो जाए, हो सकता है कई बार आपको प्रताड़ना हो जाए, लेकिन फिर यदि इस बात से डरे तो शायद इस देश को आज़ादी ही नहीं मिलती। हमारे जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सालों जेल रहे, सालों उन्होंने यातनाएं भोगी। यदि वो सोचते कि हमको यातना हो रही इसलिए नहीं जाएंगे, तो हम ये सोचते कि दूसरी आज़ादी है। यह आज़ादी राइट टू स्पीच है, यह आज़ादी महंगाई से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, समानता से छुटकारा, धर्मांधता से छुटकारा, ये नई आज़ादी की एक लड़ाई लड़नी है। हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि इस लड़ाई के एक सिपाही बन के हम मार्केट में उतरे हैं, या हमको समाज में स्थान दिया है। समाज बहुत आपको इज्जत देता है। जब कहीं जाते हैं आप बाहर, आप एयरपोर्ट पर जाइए, आप बस स्टैंड पर जाइए, कई जगह ऑटो वाला आपसे पैसा नहीं लेता, क्योंकि कहता है कि आप साहब हमारी बात करते हैं। तो आप उसकी देखिए, उसके दिल में आपके लिए क्या जगह देखिए। जिस दिन आप दिल तोड़ दोगे वो आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ताधीशों से ज़्यादा है, न्यायपालिका से ज़्यादा है, क्योंकि अब विश्वसनीयता कहीं बची है, तो अब विश्वसनीयता सोशल मीडिया पे बैठी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने किसी की सुपारी लेके किसी के खिलाफ काम किया। हमें ये भी नहीं देखना है कि आप हमको क्या करना, और दुश्मनी किसी से नहीं। मैं आज अभी तक मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन आज सिर्फ मेरे एडिटर है उनको ये पता है कि इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति 2 बार मिलना चाहता था। एक बार मिल गया, मिल के चाय पी, मैंने बोला मेरा कोई दुश्मनी नहीं आपसे, मेरा कोई आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम पहली बार मिले हैं, बहुत अच्छा लगा आपने चाय पिलाई, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। और यदि लगता है आपको मैंने गलत किया तो न्यायपालिका है, आप मुझे कोर्ट में खींचिए, मेरे पास कुछ नहीं हो तो मैं सज़ा भुगतूंगा, मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूंगा। लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आती है मेरे समझ से मैं काम करूंगा, और मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ कि मैं मूर्खतापूर्ण किसी को भी कुछ भी बदनाम करने का प्रयास करूंगा। कुछ सवालात हैं जिसके जवाब आप नहीं दे सकते तो मैं सोचूंगा गड़बड़ है। यदि सवाल के जवाब आपने दिए और वो जवाब सही रहे तो मैं फिर आपको नतमस्तक साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ, क्योंकि यदि देश के लिए कोई कर रहा होगा तो उसको उठाना मेरा काम है। लेकिन देश में यदि कोई, मुझे लगता है कि मेरा देश है, किसी के बाप का नहीं, यदि इस देश को कोई थोड़ा भी तकलीफ पहुंचा रहा होगा, जिसके वजह से देश का नुकसान हो रहा होगा, टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा होगा, तो आवाज़ उठानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अभी तक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बाकी गोदी मीडिया, इसमें बहुत बातें होगी। हम क्या कर रहे हैं हमको करते रहना चाहिए, दिल मत छोटा कीजिए। कुछ कई बार हमारे यहाँ डिस्कशन में ये होता है कि व्यूज़ कम आएंगे इस इशू पे, लेकिन मुझे गर्व है कि चित्रांश जैसे एडिटर के साथ मैं काम करता हूं, वो कहता है कि भाई ये इशू उठाना होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, लोग देखे ना देखे, भले ही उसमें 10,000 लोग देखें, लेकिन लोग 10,000 भी देखेंगे तो देखेंगे। आप 5 लाख व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। एक बहुत बड़े संपादक थे, वो एक दूसरे संपादक के व्यूज़ से बहुत परेशान थे, उनके यहाँ लंच पे बैठा था मैं, नाम तो क्या लूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बताओ मैंने इसको पैदा किया, इतने व्यूज़ ले रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला व्यूज़ की चक्कर मत करो, आप जाके यदि यूट्यूब पे जाके देखो तो एक लड़की आके बोलती है कि साड़ी कैसे पहनी जाए, उसके 2 मिलियन के व्यूज़ हैं। तो क्या कल कपड़े उतार के आप खड़े हो जाओगे? व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। यदि आपको लगा ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो आप उसको उठाइए।
हमारे इसीलिए कई बार हम व्यूज़ के चक्कर में नहीं रहते। कई बार हमारा वीडियो कई लोग कहते कि अरे आपका ये 12,000 ही चला। मैंने बोला इशू देख। अक्सर आंकड़ों पे जब बजट पे बात होती है, आंकड़ों पे बात होती है, जीडीपी पे बात होती है तो लोगों को समझ में नहीं आती है। लोगों को ज़्यादातर बिहार में क्या हो रहा है इसमें समझ में आती है, उसका इस्तीफा हो गया आप हवा उड़ा दो उसमें समझ में आता है। उससे कट करके कुछ चीज़ें, 4 वीडियो आपके अच्छे चलते हैं तो 6 वीडियो कम से कम 4 और 6 का रेशो रखिए। 6 वीडियो ऐसे दीजिए कि जो जनता को भले ही वो 6 महीने में 1 लाख हो जाए लेकिन लोग देखते हैं, लोगों को लगता है। हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमने लोगों से शेयर की। लोग दे ना दे, देखे ना देखे, करे ना करे। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, उनको क्या मालूम था कि सारी दुनिया उसको सुने ना सुने। उन्होंने तो अर्जुन को सुना के नक्की कर दिया। अर्जुन भी माने ना माने उनके ऊपर था, उन्होंने मानी, आगे महाभारत हुआ। आज उस गीता को हम सब पूजनीय मानते हैं क्योंकि हम सब उसको मानते हैं। श्री कृष्ण को ये नहीं सोचा होगा कि कलयुग में इतने लोग होंगे और गीता का पाठ करेंगे। उन्होंने अपना काम किया, आप उसी तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज सौभाग्य है कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, और यदि ये लोग नहीं भी खड़े होते तो जेल ही होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कपूर अच्छी सच्चाई के लिए यदि जेल जाना पड़ेगा तो फिर भगत सिंह का नाम लेने की औकात हमारी है। जो सच्चाई के लिए जेल जाने से डरते हैं उन्हें कृपा करके भगत सिंह का नाम लेके अपमानित ना करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, सब अपने पड़ोस में भगत सिंह तलाश रहे हैं। अभी भगत सिंह की भी चर्चा भाऊ ने कर दी। सब पड़ोस में तलाश रहे हैं, घर में अपने कोई नहीं चाह रहा है। मैं एक पदयात्रा किया 3-4 साल पहले। ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि जब आपके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाए तब आप लड़ने निकलो। भीड़ इकट्ठी करने जो होता है ना एक मानसिकता, इससे बाहर आना होगा। मैंने ऐसे सोचा, एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था उन्नाव में। मैं कहा दिल्ली से लखनऊ पदयात्रा कर लेता हूँ। उस पदयात्रा के लिए मुझे सभी लोगों ने मना किया, सब जितने मेरे शुभचिंतक थे, कथित भी और असली भी, दोनों ने मना किया कि कहाँ आप 600 किलोमीटर पैदल चलोगे, किसके लिए भैया कर रहे हो, किसके लिए। मैंने कहा अपने लिए कर रहा हूँ। यही फर्क है, अपने लिए कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि ईमानदार फला आदमी नहीं है। ईमानदार यूनिट को बनाना है, यूनिट यानी इकाई को। आप ईमानदार बन जाओ, सब बन जाएंगे। सब दूसरे को बनाने में लगे हुए हैं, जितने हैं सब दूसरे को बना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने लिए करिए। जो व्यक्ति अपने लिए ईमानदार नहीं है, अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है, वो समाज और देश के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। ये ध्रुव सत्य है। आप अपने लिए जब ईमानदार हैं तब आप परिवार के लिए होंगे, सोसाइटी के लिए होंगे और देश के लिए होंगे। तो इसलिए पत्रकारिता में ये मैंने कहा, जब वो पदयात्रा की बात हुई, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि भगत सिंह की उम्र 23 साल ही हो, 46 साल भी हो सकती है। ये मेरा इंडिकेशन था उन शुभचिंतकों के लिए कि मैं तैयार हूं मरने के लिए, कुछ भी हो जाए। आखिर जेल ही में डालोगे ना, फांसी लटका दोगे ना, फांसी लटका दोगे, इससे ज्यादा क्या होगा। जब आज सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर और टिप्पणियों पर, आजकल फैसले कम आते हैं, टिप्पणियां ज्यादा आती हैं, और टिप्पणियों पर लोग ताली बजाते हैं, फैसलों पर कुंडी चढ़ा लेते हैं। ये टिप्पणियों और फैसलों के बीच का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। यही प्योर लोकतंत्र और एक दिखावटी, सजावटी और बनावटी लोकतंत्र के बीच का अंतर है, जो टिप्पणियों और फैसलों के बीच का अंतर है। उस अंतर को समझना होगा। मेरे साथ मलिक साहब बैठते हैं, थोड़ा कठोर टाइप की चर्चा हो जाती है। जनरली बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो उन चर्चाओं से दूरी बनाते हैं, कहते नहीं वो आप करो सर, उसमें हमको नहीं बैठा, वो थोड़ा सा फंसने वाला है, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। हम कहते हैं ठीक है भाई, जेल जाना पड़े, डाल दो जेल में। ये जेल वाला डर ये निकालना होगा। और सौदे का एक हमेशा, अभी भी बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है नाराज हों, बहुतों ने सौदे की एक डेडलाइन तय कर रखी है कि कहां तक गाड़ी चलानी है, 5 लाख तक, 10 लाख तक, मतलब उस रेंज में हम आ जाएं जब हम सौदा कर पाएं। आज भी ये संदिग्ध है, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, कहां तक पहुंच जाएं, सौदा कर पाएं। ये जब सौदा करने के लिए कि दुकान अभी बढ़ाने की कोशिश है, कि अभी दुकान बढ़ा रहे हैं, मतलब दुकान मार्केट बड़ी कर रहे हैं और फिर दुकान बढ़ा देंगे, यानी शटर डाउन कर देंगे सौदा करके, वो खत्म करना होगा। मतलब सौदे की डेडलाइन मत रखिए। रही बात लड़ाई की,
वकील अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, सबसे बड़ी भूमिका रही है। अगर आज की तारीख में पत्रकारिता और वकालत, पत्रकार और अधिवक्ता, बिल्कुल सही बात है, पत्रकार पत्रकार होता है, न ईमानदार न बेईमान होता है। बेईमान है तो दलाल हो गया, फिर पत्रकार रहा कहाँ। और पॉजिटिव और निगेटिव खबर की बात किया था जोशी साहब ने। न्यूज निगेटिव ही होती है, मेरा ये मानना है। पॉजिटिव जो है वो सब विज्ञापन है। न्यूज निगेटिव ही होगी। न्यूज की मूल प्रवृत्ति जो आत्मा है ना, वो निगेटिव होती है, क्योंकि न्यूज सवाल करता है। न्यूज समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को, व्यथा को दर्शाता है। और लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र में जो ऊपर बैठा राजा है, झोले खाली झोले वाला राजा, उस राजा के पास जो सबसे नीचे आदमी खड़ा है, उसका संदेश, उसके मन की व्यथा पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो पत्रकारिता है। लेकिन यहाँ पर आपस में ही सब, दरअसल एक ही थाली में 52 व्यंजन जो है, एक ही थाली, बड़ी थाली में रखा हुआ है आज की तारीख में। और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों उसी में खा रहे हैं, और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि ये खा के उठे तो जूठन चाटे बेसिकली। और जब एक थाली में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका खाने लगेगी, तो मान लीजिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अब खत्म हो चुका है। बस 13वीं करो, अस्थि विसर्जन कर दो। ये तीनों खा रहे हैं एक थाली में, और पत्रकारिता एक जूठन का इंतजार कर रही है। आप सोच लीजिए, जूठन का इंतजार कर रही है, बस वही जूठन चाहिए। हमने 3 दिन पहले कहा था, आखिर यही कह के कर रहा हूं, अंत जो है अपनी बाणी कहने, तो हम लोग का काम ही है दिन भर बोले तो खत्म नहीं होता है। 3 दिन पहले चर्चा में ही भाव के साथ मैंने बोल दिया था, आज उसको रिपीट कर दे रहा हूं। मार्च महीने में कुछ हम लोग प्रबंध करने में लगे हैं, पत्रकारिता की 13वीं का आयोजन करेंगे हम इसी दिल्ली में। पत्रकारिता की 13वीं का, ऐसा नहीं कि शाब्दिक रूप से, हम बाकायदे उसमें जो है चारों धर्मों, मतलब सभी धर्मों से, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, जो संभव होंगे, सबके जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाएंगे। बाकायदा हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि पूड़ी, कद्दू, सब्जी वगैरह बनता है 13वीं, वो बनवाएंगे। न्योता इस देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के और सबको भेजेंगे, और सारे मीडिया हाउसेज के मालिकों को भेजूंगा। सारे रीजनल चैनलों में कई चैनलों संभाला हूं, तो उन सबको, सबकी दशा दुर्दशा दोनों जान रहा हूं, सबको भेजेंगे टॉप टू बॉटम। उतने नहीं, अडानी और अंबानी को भी भेजेंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ उद्योगपति नहीं है, वो पत्रकारों के लिए पिंजड़ा बनवा करके वो लोग भी आए हैं लेके, और कैद किए बैठे हैं सब। तो बाकायदे उसका इन्विटेशन इन सबको भिजवाएंगे। थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, और कद्दू पूड़ी में भी खर्चा है, तो व्यवस्था कर रहे हैं, वो बाकायदे वहां बनवाया जाएगा। 13वीं करेंगे। 13वीं में आप सब जो यहाँ पर हैं, यहाँ डायरेक्ट इन्विटेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट वाले काम में यकीन नहीं रखते हम लोग। जो भी है पत्रकारिता से लेकर के सारा जीवन सब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, मध्यस्थता नहीं। तो आप सबको सीधा इन्विटेशन है। बाकी सबको जो जिनको बताए उनको भी सीधा इन्विटेशन भेजेंगे। अब देखते हैं, उस 13वीं के बाद आत्मा को शांति मिल जाएगी, ले जाकर के फिर एक बार अगले कुंभ में नहला देंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।